सुप्रभात प्यारे बच्चों। ऐसे सुमध्याह्न हो गया है। सुमध्याह्न जैसा कि आपको पूर्व में ही सूचना दी गई है कि आज 29 अगस्त आज हमारे लिए एक विशेष दिन है और आपको भी इस दिन का इंतजार रहता है। हालांकि इस बार कुछ बदलाव हो गया है। पहले हम 29 अगस्त को विद्यालय में हुआ करते थे और विद्यालय में बहुत सारी खेल गतिविधियों का आयोजन भी होता था। आज के दिन 29 अगस्त को हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे भारत देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी हैं, उनका जन्म आज ही के दिन 1905 में हुआ और खेल के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। उन्होंने हमारे भारत की हॉकी टीम के लिए ओलंपिक में 4 बार गोल्ड मेडल दिलाए हैं। 1928 में, 1932 में, 1936 में और 1949 में। इसी कारण उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय खेल दिवस पूरे भारतवर्ष में ऑनलाइन माध्यम के द्वारा मनाया जा रहा है और ये पहली बार भी है कि ये ऑनलाइन माध्यम से मनाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप हमारे विद्यालय के फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के जो टीचर हैं, आप सब जानते हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा। खेल में बहुत कुछ क्या है, यानी कि डॉक्टरेट है वो खेल डिपार्टमेंट में। तो सीधा मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको आज के दिन के बारे में, खेल दिवस के बारे में और गेम्स के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सर को, डॉक्टर मुकेश शर्मा को आए और बच्चों को इसके बारे में बताएं। Respected teacher, students and dear parents, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं नेशनल स्पोर्ट्स डे तथा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने खेल जगत की दुनिया में भारत को उच्च स्थान तक पहुँचाया। इन्हें हॉकी के जादूगर नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत के लिए कई मेडल जीते, जिनमें 1928, 1932 तथा 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 4 मेडल दिए। इनके नाम से भारत में एक अवार्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, जो कि भारत में उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने खेल जीवन के संपूर्ण जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। नेशनल स्पोर्ट्स डे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह देशवासियों को फिट तथा हेल्दी रहने, खेलों में भाग लेने हेतु मोटिवेट करने का एक स्पेशल ओकेजन है। इस दिन हम लोगों में खेलों की इम्पोर्टेंस तथा प्रत्येक नागरिक को अपने डेली एक्टिविटीज में भाग लेने हेतु जागरूकता लाने के रूप में किया जाता है। प्रिय बच्चों, इस अवसर पर मैं आपको खेलों तथा फिजिकल एक्टिविटी से आपकी हेल्थ पर होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगा। खेल हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे फिजिकल, मेंटल तथा सोशल डेवलपमेंट का अच्छा साधन है। इसके माध्यम से हम ओबेसिटी यानी मोटापे को कम कर सकते हैं। यह हमारे
तनाव को यानी स्ट्रेस को दूर करने में भी अच्छा माध्यम है। खेलों के माध्यम से अनुसार सीखा जा सकता है। यह है मोटापे के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां को दूर रखने में भी हमें मदद करता है बच्चों। इसके अलावा भी खेलों के अन्य कई फायदे हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स में अपना कैरियर भी बना सकते हैं तथा अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, प्ले स्पोर्ट्स, do some physical activity and stay healthy. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा सभी जो बच्चे से जुड़े हुए हैं इनसे मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे से थोड़ा अलग हटके है। फिट इंडिया फ्रीडम रन जैसा कि मैंने आपको शेयर किया था, उसका भी अभी अभियान चल रहा है। तो आप सभी जो बच्चे अभी एग्ज़ाम के बाद फ्री हो जाएंगे तो इस मोमेंट में पार्टिसिपेट करें और जितना आप पर डे शेड्यूल बना के जितना आप रन कर सकते हैं या वॉक कर सकते हैं, जो बच्चे हेल्दी हैं वो सुबह टाइम में दौड़े और इस दौरान अपने सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें। हाँ, और जो भी आप दौड़ लगा लें डेली वो किलोमीटर या मीटर में, उसको आप अपने जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है उसमें फोटो या वीडियो के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो बच्चों, अभी आपने सुना डॉक्टर मुकेश शर्मा जी को। उन्होंने आपको खेल के बारे में काफ़ी कुछ बताया और जो अभी फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारा चल रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हम ग्रुप में देखते हैं, रोज़ दौड़ने जाते हैं और रोज़ हमारे साथ वीडियो साझा करते हैं। तो ये इस दौरान यानी कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, जिसमें हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है बहुत कम हो गई है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत जितना भी आपको टाइम मिलता है सुबह या शाम, स्थान भी आप तय कर सकते हैं। हमारे घर के बाहर अगर थोड़ी जगह है या बाहर जाने में जगह की समस्या है तो घर की छत के ऊपर, हमारे घर का एक छोटा सा गार्डन हो तो वहाँ पर कहीं पर भी आप वो दौड़ लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य इसको शामिल करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी के साथ हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रदीप जी चौधरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कार्यक्रम में। वो आए और हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपना संदेश दें। सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब अच्छे? कि चलिए आज सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब अच्छे? कि चलिए आज कोविड-19 जो विश्व में महामारी फैल चुकी है, उसी के अंदर एक नई मुहिम तेजी की तरफ शुरू की गई है और सारे काम, दुनिया एक जगह रुक गई है लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने सारी एक्टिविटीज, सारे इवेंट्स एज यूजुअल बना रहा है। इसी मुहिम का एक पहलू है जिसमें आज हम ऑनलाइन स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। इस स्पोर्ट्स डे को मनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फिट इंडिया मुहिम जो भारत सरकार ने शुरू की है, जिसमें बच्चों की फिटनेस से रिगार्डिंग सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और किस तरह से एक स्वस्थ शरीर का विकास हो, जिसमें स्वस्थ मस्तिष्क भी निवास करे। इसके लिए ये जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 29 अगस्त को, ये 29 अगस्त किस लिए फेमस है? 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है और इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और वो भारतीय हॉकी के कप्तान थे
उन्होंने उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। हॉकी के जादूगर उन्हें कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से ज्यादा गोल दागे और जब वो मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तो गेंद मानो उनके हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। भारत के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान भी उनको मिला। पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया और ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं जो उनको मिले। मैं सिर्फ आपको इस स्पोर्ट्स डे में 2 चीजें बताना चाहूँगा बच्चों। स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जो आपके न शरीर का बल्कि मानसिक विकास भी करता है और आप में एक लीडरशिप की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप करता है। बच्चों, स्पोर्ट्स के अंदर आप लोगों को जो भी कंपटीशन करना है वो सिर्फ आपको अपने आप से करना है। आप अपने टारगेट्स बनाइए कि इस महीने मैं 500 मीटर की जो रेस करता हूँ वो इतने टाइम, मान लीजिए 1 मिनट और 30 सेकेंड में कंप्लीट करता हूँ, तो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट होगा आफ्टर 1 मंथ मैं इससे और कम में करूँगा। और इस तरह से आप अपने हर महीने के मंथ वाइज, ईयर वाइज टारगेट सेटअप करिए और उन टारगेट्स को फिर रिड्यूस करते करते आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक अच्छे प्लेयर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे कि मेरा फ्रेंड इस रेस को इतनी जल्दी खत्म करता है, मेरा फ्रेंड एक बार में इतने गोल कर देता है, इतने सारी साइकिलिंग करता है या बॉक्सिंग करता है, कराटे करता है, उसका ये स्टेमिना, आप उससे कंपेयर मत करिए। आप अपने आप से कंपेयर करिए, अपने टारगेट्स रखिए और हर बार उन टारगेट्स को मिनिमाइज करिए कि इस बार इतना टारगेट था, अब इस बार मैं इससे और कम उसके अंदर ये इवेंट करके दिखाऊं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बच्चों, आज के टाइम में एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आप इवेंट कर रहे हैं उसमें कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन के लिए आप गेम में जीतने के लिए अपने साथियों का या किसी का बुरा ना करें। दूसरी चीज, जब भी आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान रखनी है ऑनेस्टी टुवर्ड द गेम के प्रति आपको ऑनेस्ट होना है और पूरी मेहनत और लगन से करना है। उसके जीत या हार पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप हर गेम जीतने के उद्देश्य से खेलेंगे तो आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। उसके अंदर अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरी जान जोड़ देनी है। यही एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट होती है। नेक्स्ट थर्ड जो थिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम में डिजिटल युग में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, वहां पे कहीं आप ऑनलाइन गेम्स की तरफ ना चले जाए। गेम एक ऐसा पहलू है जिसको आप इंडोर खेलें, आउटडोर गेम खेलें, लेकिन गेम खेलते वक्त आप कंप्यूटर गेम या डिजिटल गेम जो होते हैं इनका सहारा ना लें। प्लीज मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। ये जो डिजिटल गेम है ये किसी भी तरह से आपके मानसिक शारीरिक विकास में सहायक नहीं है। जो आउटडोर गेम है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। इंडोर गेम भी जैसे आपके बैडमिंटन हो सकता है या फिर टेबल टेनिस हो सकता है, शतरंज हो सकता है, कैरम हो सकता है, ये भी अच्छे हैं, आप इनको भी खेल सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल गेम्स इन सब से दूर रहें, यही मेरा आपका मैसेज है। आप स्पोर्ट्स डे सिर्फ अपने स्कूल सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसा नहीं, आप रेगुलर जैसे अभी हमारा KBS का इवेंट चल रहा है, फिट इंडिया इवेंट, इसके अंदर आप सिर्फ डेली डेटा मांगा जा रहा है कि कौन बच्चा कितना टारगेट रख के दौड़ रहा है और ये इवेंट आपके अक्टूबर तक चलेगा। मंथ अक्टूबर तक आपको बताना है कि हमने कितने दूरी तय की है, रोज हम कितना दौड़ रहे हैं। ये सब किस लिए है? आप में एक रनिंग हैबिट डेवलप करने के लिए कि आप दौड़ सकें और उसको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। यही सब मेरे मैसेज हैं, आप इनको अपनी लाइफ में उतारें, खुश रहें, हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
सुना। अगर मैं कहूं कि उनके कहने का क्या तात्पर्य था, तो पहले जो पुरानी कहावत थी वो अब बदल चुकी है। पहले ऐसा कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खरा। तब ये कहावत बिल्कुल बदल गई। अब कहावत इस तरह से हो गई है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। यानी अब जो हमारे युवा हैं, विद्यार्थी हैं, वो खेल को भी अपना करियर चुनने लगे हैं। और आप देख रहे हैं बहुत सारे युवा खिलाड़ी हर खेल में आ गए हैं और वो अपना खेल दिखा रहे हैं, सबको चौंका रहे हैं। हो सकता था वो अपने जीवन काल में, विद्यार्थी जीवन में अपनी पढ़ाई में कमजोर रहे हों, लेकिन आज वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। अब हर कोई जागरूक होने लगा है। अब कोई खेल छोटा नहीं रहा, अब तो ये बड़ा होने लगा। अब किसी बच्चे की पढ़ाई न हो अधूरी, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है जरूरी। इसी बात के साथ मैं आपको आगे का संदेश देने के लिए बुलाता हूँ हमारे वरिष्ठ शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष श्री राम निवास दहिया सर को। वो आए और बच्चों के साथ अपना संदेश साझा करें। हर मनुष्य को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसमें खेलकूद बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। खेलकूद से हर मनुष्य को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से स्वस्थ रहना बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। खेलकूद से हमारी मन का तनाव दूर होता है और इससे मन और शरीर को शांति मिलती है। कभी कभी यही खेलकूद जीवन के मुश्किल समय में शरीर को शक्ति देता है। खेलकूद शरीर में रक्त संचरण को सही रखता है। दोस्तों, एक प्राचीन कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब है कि सुखी जीवन का भोग करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। लेकिन शरीर तभी स्वस्थ हो सकता है जब इसके सभी अंग दुरुस्त यानी फिट हों, और शारीरिक अंगों को फिट रखने हेतु खेलों से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। जीवन में खेल ही है जो हर एक प्रकार के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य गुणों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसीलिए आधुनिक युग में खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने लगी है। पहले लोग खेल कूद को शौक और मनोरंजन के रूप में या हॉबी अथवा व्यवसाय के रूप में खेलते थे, लेकिन अब अपनी जीवन शैली में स्वस्थ रहने के लिए शामिल कर लिया गया है। खेल अब केवल विद्यार्थी जीवन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि बच्चे, नौजवान और वृद्ध सबके जीवन में स्वस्थ, सुडौल और पुष्ट शरीर के लिए खेल किसी उपहार से कम नहीं है। खेल शरीर को स्वस्थ और स्फूर्ति में बनाए रखते हैं। खेल कूद के दौरान शरीर के लगभग सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। स्वास्थ्य, रक्षा और सशक्त शरीर के लिए खेल अनिवार्य है। कहने का आशय यह है कि हर बालक, किशोर और युवा जो कल का नागरिक है, खेलों के माध्यम से स्वस्थ शरीर का निर्माण करें ताकि उसका जीवन स्वयं के लिए और साथ ही समाज व देश के लिए उपयोगी बन सके। धन्यवाद। धन्यवाद भैया सर। बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। ये ऑनलाइन माध्यम से हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो विद्यालय से हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, साथ में ही हमारे साथ हमारे विद्यालय का एक विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश देने के लिए जुड़ा हुआ। तो मैं बात को लंबा न करते हुए सीधे हमारे विद्यालय के कक्षा 8 के छात्र शोकस बद्रा को हमारे साथ जोड़ता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना संदेश सबके साथ साझा करें। All present here
Today I, Saukarsh Bhadra of class 8 from Kendriya Vidyalaya Central University of Rajasthan Bandha Sindri is presenting a speech on COVID-19 fitness at home, a feedback. As we all know that during the challenging time of COVID-19 pandemic, we all are at our home due to lockdown imposed in India to prevent the spread of the disease as per provision of Disaster Management Act 2005. We need to remain safe and healthy. Remaining at home keeps us safe from the biological disaster of COVID-19. While remaining safe from the pandemic, we also have to remain physically, psychologically, spiritually and socially fit. This will keep us active and will help us remaining away from the health issues. While working, take short breaks. During the break, do not use any kind of entertainment devices. Instead, you may do domestic chores, dancing, yoga, gardening, playing, etc. Examples of some of the yogasanas are Vibrit Karani, Dhanurasana, Usarta Asana, Trikona Asana, dual sided, Garudasana, Gaumukha Asana, Setubandha Asana, Shivlinga Asana, etc. These asanas help us stretch our body muscles, calm our mind, which in turn keep us energetic. You may also follow an online exercise class. Squats, planks, push-ups, walking and on-the-spot running keep us healthy and physically fit. Being physically fit is not only required, we should also be fit psychologically. Psychological fitness includes fitness of mind. We need to keep our mind fit and active. We should meditate daily. Meditation keeps our mind fresh because it gives us peace and harmony. It builds internal strength of mind. Pranayam, Anulom Vilom are a kind of yoga which help us building our breathing ability. This would help us preventing the COVID-19 virus. Breathlessness is a reason due to which many people are dying. They feel that they are not able to breathe enough oxygen and therefore die. Pranayam helps us building our breathing ability. We should remain in contact with our family members so that we can talk to them whenever we feel lonely. This keeps us away from depression and helps us remain fit psychologically. Apart from these, we should also remain socially fit. Social fitness basically means remaining in contact with our neighbors, keeping close relationships, and behaving properly with our family members, friends, and all other people. We should not follow the wrong path. Never use drugs as they may cause severe health problems due to which you may have to visit a doctor, which means coming in contact with the crowd which spreads this pandemic. Go out of your home only when needed. Do not just roam around in the roads for having fun or entertainment, as this may lead to spreading of COVID-19 virus. We also need to remain spiritually fit. Spiritual fitness involves belief in nature's supernatural powers, which we often refer to as God. You should pray that COVID-19 virus should leave the human body and do not give health problems to us. Despite of all these hardships that are given by this virus, it has also taught us a very, very valuable lesson in our lives. Before this pandemic, the pollution level in the atmosphere was highly increasing, but after the disease, the pollution level in the atmosphere has considerably reduced. The environmental scientists are concerned that after this pandemic gets over, the pollution will start increasing again. So now, this level of purity of atmosphere
has to be maintained by different kinds of practices such as using hybrid vehicles or by using bicycles for short distances. Let us take an oath to clean the nature from pollution and maintain the cleanliness. Nature is harmless, but whenever it feels something is going wrong, then it takes the revenge and kills a lot of people and maintains the correct path. Being a student, we all have to ensure that our friends and other students are getting correct education facilities. They should have devices for online classes such as phone, computer, etc. These should be easily available and affordable to all the people. Our education facilities have to reach the grassroots level. Then only we would be able to educate the children who live in the villages or do not have enough money to afford an electronic device for online class. All the people should get health facilities at the basic level. Primary healthcare facilities should be available in the villages. This would help us get rid of this disease. Healthcare facilities should be available, affordable, and should have qualified doctors and nurses. People should have good hygiene and sanitation facilities. This would help us preventing the spread of any disease. Let us come together and join hands to fight this pandemic and learn the valuable lesson of this life. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सोकर्स। आपने विद्यार्थियों की तरफ से सबके लिए मैसेज दिया अपना। देखिए प्यारे बच्चों, खेल गतिविधियां, व्यायाम, ये सब खेल गतिविधियां, व्यायाम, योग, आसन, ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ व फिट रखने के लिए। और आपको पता ही है कि पहला सुख निरोगी का है, क्योंकि जो हमारा शरीर है ये जन्म से लेकर हमारे अंत तक यही हमारे साथ रहेगा। और हम जितने ज़्यादा फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, उतने ही अच्छे से हर कार्य को कर पाएंगे। कार्यक्रम में आगे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी श्री अतुल शर्मा जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वर्तमान में राजस्थान राज्य खेल प्राधिकरण में हैंडबॉल के कोच हैं। ये 1989 में 1989 में एशियन चैंपियनशिप बीजिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे। 1989 में ही इन्होंने इंडो इराक सीरीज में हैंडबॉल में उस टीम में इन्होंने खेला था। और 1991 में इन्होंने कॉमनवेल्थ हैंडबॉल चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में आयोजित हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीता था। 1990 में ये एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप ईरान में खेले थे। इसके अलावा ये बर्न, हांगकांग आदि देशों में भी हैंडबॉल की टीम में खेले हैं। साथ में ही ये इंडियन एयरफोर्स में भी रहे हैं तथा 1997 यानी 1997 में महाराणा प्रताप खेल अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। ये आपके लिए एक खेल से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा संदेश देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं निवेदन करता हूं हमारी टीम से वो श्री अतुल शर्मा जी का संदेश बच्चों तक पहुंचाएं। नमस्कार। केवी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल साहब, वहाँ के
टीचर्स और मेरे प्रिय मुकेश शर्मा जो कि खुद फिजिकल टीचर है और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। आज 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन और पूरा भारत मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन मना रहा है। इसको हम स्पोर्ट्स डे के नाम से जानते हैं और मेजर साहब की याद में पूरा भारत इस कार्यक्रम को मना रहा है। मैं आपको मेजर साहब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेजर साहब का जन्म इलाहाबाद में 1905 में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में आप भारतीय सेना में ज्वाइन कर लिया था। हालांकि उस समय अंग्रेजों का राज था, आप आर्मी में थे और आपको हॉकी से बेहद लगाव था। क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि हॉकी खरीद नहीं सकते थे, तो ये पेड़ों की लकड़ी तोड़ के और कपड़े की गेंद बना के चांद की रोशनी में रात में प्रैक्टिस किया और घंटों प्रैक्टिस करते। जब अंग्रेजों के जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा तो बड़े प्रभावित हुए उनसे और उनको चंद की उपाधि। इनका नाम ध्यान सिंह था, बाद में इनका नाम ध्यानचंद पड़ा। इंडियन आर्मी की टीम सबसे पहले न्यूजीलैंड गई। उसमें ध्यानचंद जी ने बहुत ही श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 24 में 28 में कई मेडल भारत को दिलवाए। मेन जो यादगार क्षण जो थे 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत का एक यादगार प्रैक्टिस मैच हुआ जर्मन के साथ। जर्मन ने भारत को प्रैक्टिस मैच में हरा दिया। ध्यानचंद जी बड़े दुखी हुए और पूरा जब भारतीयों को ये बात पता लगी सभी लोग दुखी हुए। उन्होंने शाम को मीटिंग करके INS दारा जो कि हॉकी के बहुत ही श्रेष्ठ खिलाड़ी थे उनको बुलाया। उसके बाद क्या भारत ने सभी को हराया और फाइनल में पहुंच गए। हमारा मैच 14 अगस्त को होगा, 1936 को होना था, लेकिन बारिश की वजह से वो मैच 15 अगस्त 1936 को हुआ। उस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में लगभग 40,000 दर्शक मौजूद थे। जर्मन के हिटलर, भारत के बहुत सारे गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। फर्स्ट हाफ में 1-0 से था आगे। सेकेंड हाफ में भारत बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी और ध्यानचंद जी चूंकि हम 6 गोल से आगे चल रहे थे तो ध्यानचंद जी के दांत टूट गया था और फिर उसके बाद में ध्यानचंद जी ने पासिंग शुरू की और मैच हम जीत चुके थे। और ये देख करके हिटलर ने उनको शाम को अपने घर बुलाया और पूछा कि आप किस पोस्ट पे हैं। तो उन्होंने कहा रास्ताएं। तो उन्होंने कहा कि आप जर्मनी आ जाएंगे तो हम आपको मार्शल का पद देंगे। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम भारत में ठीक है और भारत में ही रहेंगे और भारतीय टीम से जीतेंगे। ये बहुत बड़े खिलाड़ी की सोच हो सकती है। आप उन्हीं से कहीं उन्होंने कहा उनको इस वजह से उन्होंने जवाब। उस समय इनकी माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। सबसे खुशी की बात यह है कि मेजर ध्यानचंद के जो बड़े पुत्र थे PM सिंह जी, वो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल में पदाधिकारी के पद पे रहे। उनके जो छोटे पुत्र थे वो अशोक कुमार जी, वो
झांसी में जॉब किया उन्होंने, और इनके जो पोते हैं विशाल सिंह आज भी 12 में हॉकी फिटनेस में। तो आपका राजस्थान से बेहद जुड़ा था और इनको कभी भूला नहीं जा सकता। बच्चों मैं आपको यही कहूंगा, अभी कोविड चल रहा है तो आपको मास्क लगा के रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग करके। अभी आपके टीचर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तो आप लोग भी उसको सिंसियरिटी से पढ़ाई करें और अभी साथ दें, देश का साथ दें, समाज का साथ दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज मुझे यहाँ आपके बीच में बुलाया और ये सम्मान दिया, मैं मुकेश भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ के प्रिंसिपल साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो आपके फिजिकल टीचर हैं बहुत ही अच्छे स्तर के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। जब हम फाइनल में थे और 3 गोल से पिछड़ रहे थे, मुकेश शर्मा ही थे जिन्होंने लगातार 2 गोल मार कर राजस्थान विश्वविद्यालय को जिताया। मैं आपका, प्रिंसिपल साहब का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे आपने बुलाया। और मेजर ध्यानचंद को हम सब मिलकर के श्रद्धांजलि देंगे और पूरा भारत इनको याद करें। जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने श्री अतुल शर्मा जी, जो कि राजस्थान राज्य खेल प्राधिकरण में हैंडबॉल के कोच है वर्तमान में, उनका संदेश सुना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीधे चलो, मुझे उससे पहले कुछ पंक्तियां याद आ गई है। आपको मैं अक्सर प्रार्थना सभा में भी सुनाता हूँ अग्निपथ की पंक्तियां। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मान मत मान मत मान मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। तो इसी प्रकार की शपथ हमें करनी है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आगे मैं कार्यक्रम में संदेश देने के लिए व धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री MP वर्मा जी को। वो आए और बच्चों के लिए अपना संदेश दें। साथ ही हमारी जो IT से जुड़ी हुई टीम है उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करें। आज केंद्रीय विद्यालय बांदर सिंदरी में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही विधिवत तरीके से ये आयोजन किया गया है। बड़ी वेल प्लान तरीके से आयोजन किया गया है। आज का जो ये दिवस है, हमारे देश के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और क्लासें नहीं होने के बावजूद भी छात्र छात्राएं बड़े उत्साह से इसको देख रहे हैं और उसके अंदर भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे विद्यालय के बहुत सारे शिक्षकों ने अपना योगदान दिया है और छात्रों को प्रोत्साहित किया है। इस प्रोत्साहन के रूप में सभी कक्षा अध्यापक जिन्होंने अपनी अपनी क्लास को मोटिवेट किया है, स्पेशली मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सबसे पहले हमारे विद्यालय के जो डायनामिक प्राचार्य हैं श्री प्रदीप चौधरी जी, उन्होंने पहले से ही ये निर्देशन दे दिया था कि छात्रों को गेम्स स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाएं ताकि बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न रहें। क्योंकि हम यदि विश्व के अंदर हमारी जनसंख्या को देखते हैं
तो उस हिसाब से हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है उसके अंदर बीमार लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या है और कुल आबादी का भी एक कुपोषण का स्तर अफ्रीका के बाद भारत का आता है, अर्थात स्वस्थ लोगों की हमारे देश में कमी है। और इसके कारण से बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं दैनिक वो प्रभावित होते हैं। तो जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें कुपोषित लोग हैं वो स्वस्थ लोगों के ऊपर एक दायित्व के रूप में रहते हैं और उनका पालन पोषण करना स्वस्थ लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे देश की कुल आबादी का करीब 42% भाग कार्यशील जनसंख्या का होता है और उसमें काफी लोग बीमार हैं, यानी काम करने वाले लोगों की एबल्ड जो पॉपुलेशन है उसमें भी कम लोग जो है वो स्वस्थ हैं। तो इसके कारण से भारत में एक मुहिम चली है स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, और वर्तमान सरकार इस तरफ काफी ध्यान दे रही है। तो इस तरफ सभी नागरिकों का जुड़ाव होना चाहिए और इसके लिए प्राचार्य महोदय ने वेल प्लान तरीके से सारे स्टाफ को बता दिया था और बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर M.K. शर्मा जो हमारे विद्यालय के फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, जो गेम्स स्पोर्ट्स के हर इवेंट को देखते हैं, उन्होंने बहुत सारा प्लेइंग मटेरियल स्टूडेंट्स को भी दे रखा है और बच्चे खेलते हैं और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो लगभग सभी प्रकार की एक्टिविटी में भाग लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे विद्यालय के डायनामिक प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी बहुत ही ग्रेजुअल मैनर से एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने गाइडेंस किया है बच्चों का और बच्चे बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरियन जो हमारे विद्यालय के श्री R.N. दहिया सर, वे भी हमारे हर कार्यक्रम में हमारा सहयोग देते हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अलावा श्री रामनिवास जी माली सर हैं, श्री मुकेश कुमार जी मीणा साहब हैं, श्री हमारे विद्यालय के कोऑर्डिनेटर श्री शिवराज जी मीणा सर हैं, श्री विमल प्रकाश जी हैं, श्री बसंत जी हैं। इन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस राष्ट्रीय खेल दिवस को सफलतापूर्वक आयोजित करने में अपना योगदान दिया है। मैं श्रीमान अतुल कुमार जी शर्मा जो हमारे इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर हैं और राजस्थान की एक जानी मानी हस्ती हैं, उनको करीब करीब बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया, उनको मोटिवेट किया और एक राष्ट्रीय समस्या के साथ करते हुए उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और हमको दिया। इसके लिए मैं श्रीमान आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा जो विद्यालय के छात्र शौकर भद्रा जिन्होंने अपना योगदान दिया है, मैं उनको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चा जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए टीचर्स के पास आता है और अपना गाइडेंस लेता है और बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है ये और इस प्रकार से काफ़ी हमारी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे विद्यालय के सभी जो क्लास टीचर्स हैं उन्होंने अपने अपने ग्रुप के अंदर जो मैसेज दिया है और बच्चे उस ग्रुप के केवल यहाँ मैसेज देने के बाद में हमारा फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बच्चों से सीधे हम मिल नहीं रहे हैं, इसके बावजूद बच्चे रेस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करके हमको व्हाट्सएप पर डालते हैं। तो मैं सभी जो क्लास टीचर महोदय क्लास 5th से 10th तक के जितने भी क्लास टीचर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने घर बैठे बार बार छात्रों को मोटिवेट किया है और इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं जो घर पे हैं, उन सभी पेरेंट्स ने हर इवेंट में हमारा साथ दिया है और एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उनमें हमारे पेरेंट्स बराबर हमारे विद्यालय के साथ चल रहे हैं और हमारे छात्रों का चहुमुखी विकास हो रहा है। तो मैं सभी आदरणीय पेरेंट्स का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको पॉजिटिव वे में लेकर के और छात्रों का हमेशा सहयोग करते रहे।
So I shall extend my views to parents, teachers, and all the staff members, those who have devoted their valuable time to encourage our students. और मैं सभी आप सब लोगों को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अलावा इस राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग कंपटीशन है। आदरणीय श्री मुकेश कुमार जी मीणा ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी तैयारी की है और बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्पेशली मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे आगे भी इसी उत्साह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें और वे पार्टिसिपेट करते रहें और सभी बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न रहें। कोविड-19 की वजह से कोई बच्चा इन्फेक्टेड न हो, अपने आप का ध्यान रखें और हमारे विद्यालय की तरफ से मैं आप सबको शुभकामना देता हूं कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें उत्साह से अपना पार्टिसिपेट करते रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तैयार है उसको। धन्यवाद MP वर्मा सर। अभी आपने MP वर्मा सर को सुना, उन्होंने भी आपको थोड़ी जानकारी दे दी है कंपटीशन के बारे में। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय की तरफ से 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। एक है स्पोर्ट्स क्विज। स्पोर्ट्स क्विज का जो लिंक है अभी आपको इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको मिलेगा। आप सब उसमें पार्टिसिपेट करें और उसका रिजल्ट भी आपको जल्दी ही स्पोर्ट्स सर द्वारा बता दिया जाएगा। साथ में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, इसके बारे में भी आपको श्री मुकेश जी मीणा ने सब कुछ बता दिया है। आपके जो विद्यालय के क्लास के जो ग्रुप हैं उनमें सूचनाएं भी संबंधित सारी उन्होंने भेजी है और बहुत सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट करके अपने पोस्टर भेज भी दिए और अभी भी आपके पास समय है जो इसमें पार्टिसिपेट और करना चाहते हैं वो बनाकर अपना पोस्टर सर को या अपनी जो कक्षा है उसके ग्रुप में भेज सकते हैं। इसके आगे हमने एक आपके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल वीडियो रखा है, तो मोटिवेशनल वीडियो आप देखिए ध्यान से और उससे कुछ सीखिए। तो जो हमारी IT टीम है, IT टीम की विशेषज्ञ हमारे विमल प्रकाश सर, सारा प्रोग्राम उनके माध्यम से संचालित हो रहा है और उनके साथ कोऑर्डिनेटर हैं सुश्री नवज्योति मैडम, वो भी उनका पूरा सहयोग इस कार्य में दे रही हैं। पूरा कार्यक्रम तैयार करने में, आप तक पहुंचाने में इनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सर आप बच्चों के लिए प्लीज वीडियो चला दीजिए। Hockey legend Major Dhyan Chand. Dhyan Chand is the most extraordinary, the greatest field hockey player. Let's take a look at the amazing journey of the wizard who was known for his superb ball control, the man who scored more than 400 goals in his career. The man responsible for earning 3 Olympic gold medals. Dhyan Chand was born on 29th August 1905 in Allahabad, Uttar Pradesh, into a Maurya Khushwah family, to mother Sharda Singh and father Sameshwar Singh, who was in British Indian Army. His father was often transferred, so the family was exposed to different cities. This also became a hindrance as Dhyan Chand could not continue his education for long. His education stopped approximately after 6 years of schooling. The family then settled in Jhansi, Uttar Pradesh. His father got a small piece of land for his services. Dhyan Chand had 2 brothers, Roop Singh, also a player, and another brother, Mool Singh.
What is interesting is the fact that when Dhyan Chand was young, he was not into sports. According to the reports, he loved wrestling. At the age of 16, he joined Indian Army, and at that time he used to practice after the duty hours and night. He waited for the moon so that the field would light up and helped increase the visibility. Due to this, it is believed that he was named Chand, literal meaning moon, by his fellow players. It was during 1922 to 1926 that he played hockey tournaments and regimental games in Army. Then he was selected in the team that was to go to New Zealand. The Indian Army team won 18 matches, drew 2 and lost only 1. When Dhyan Chand returned, he was promoted to Lance Naik. The newly formed Indian Hockey Federation was making a team for the 1928 Amsterdam Olympics. In 1925, an inter-provincial tournament was held to select India's national field hockey team. Dhyan Chand got permission from the army to play for the United Provinces team. He was immediately noticed for his skills and was on the team for Olympics. The final match in Olympics took place on 26th May, with India facing the home team of the Netherlands. It was tough as top players were not well, including Dhyan Chand. Despite all odds, India won its first Olympic gold medal. Dhyan Chand was the top scorer of the tournament, scoring 14 goals in 5 matches. It was stated that this is not a game of hockey but magic. Dhyan Chand is in fact the magician of hockey. He was then automatically selected for the 1932 Los Angeles Olympics. India's first match in the 1932 Olympics was against Japan, which it won on the score of 11-1. The team kept moving ahead and once again won the gold in finals. After the Olympics, the team went on an international tour covering United States, England and several other countries. By the end of the tour, India had won 34 matches out of 37, with Chand scoring 133 out of the 330 goals scored by India. He became the captain of the Indian hockey team in 1934 and he led the team to the 1936 Berlin Olympics. Dhyan Chand's magic again got a gold medal for India. This was India's 3rd successive gold in field hockey. Let's take a look at his personal life. He got married to Janki Devi in 1936 and had 7 sons from his marriage. In 1956, at the age of 51, he retired from the army with the rank of a major. After he retired, he coached for a while and then settled in Jhansi. According to the reports, this legend spent the last years of his life in poverty. It is unfortunate as he was forgotten. He lost hope and suffered from liver cancer. He died at the age of 74 on 3rd December 1979. Let's take a look at his various achievements. India's highest award for lifetime achievement in sports is named after him, the Dhyan Chand Award. A statue of this hockey legend with 4 hands and 4 sticks was erected in Vienna, depicting his master control over the ball. 29th August, his birthday, is celebrated as National Sports Day in India. AstroTurf hockey pitch at the Indian Gymkhana Club in London has been named after Indian hockey legend Dhyan Chand. He was awarded the Padma Bhushan in 1956 by the Indian government. The Union Minister of India gave the 20th National Award 2012, namely Gem of India, to the magician of hockey Major Dhyan Chand. The award was received by his son Ashok Dhyan Chand, hockey Olympian himself. The National Stadium in Delhi was renamed Dhyan Chand National Stadium in 2002 in his honor. It is stated that in 1936 Olympics, after India played its first match, a German newspaper's headline was, "The Olympic complex now has a magic show too." The next day there were posters all over Berlin. Visit the hockey stadium to watch the Indian magician Dhyan Chand in action. It has also been revealed that Führer was so impressed by Dhyan Chand's wizardry with stick that he offered him a chance to move to Germany and the post of colonel in his army, which the legend declined. Cricket legend Don Bradman stated, "He scores goals like runs in cricket. Whatever said is less." Major Dhyan Chand is a legend.
His achievements are uncountable and stories from his life are never ending. Hockey legend Major Dhyan Chand. Dhyan Chand is the most extraordinary, the greatest field hockey player. Let's take a look at the amazing journey of the wizard who was known for his superb ball control, the man who scored more than 400 goals in his career. The man responsible for earning 3 Olympic gold medals. Dhyan Chand was born on 29th August 1905 in Allahabad, Uttar Pradesh, into a Maurya Khushwah family, to mother Sharda Singh and father Sameshwar Singh, who was in British Indian Army. His father was often transferred, so the family